नमस्कार। बड़ी बहस का समय शुरू हो चुका है इंडिया न्यूज हरियाणा पर। हम हमेशा ऐसी खबरों को लेते हैं जो प्रदेश ही नहीं देश को भी प्रभावित करती हैं। मैं हूं यतेंद्र शर्मा। प्रदेश का सबसे नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में हम शुरुआत करेंगे अब बड़ी बहस की। और बड़ी बहस पर आज बात होगी किसानों से जुड़े आंदोलन की। कृषि से जुड़े नए कानून को लेकर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा। विपक्ष सड़कों पर उतरकर सरकार की घेरेबंदी में जुटा है। हालांकि इस घेराबंदी के बीच कोरोना से जुड़े नियमों की धज्जियां भी उड़ाई जा रही हैं। गांधी जयंती के मौके पर कांग्रेस ने प्रदेश भर में ट्रैक्टर रैलियां निकाली। सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां भी उड़ा दी। बता दें कि कांग्रेस कानून वापस लिए जाने की मांग पर अड़ी है, लिहाजा ट्रैक्टर रैली के बाद अब किसान यात्रा शुरू करने की तैयारी भी है। राहुल गांधी इस किसान यात्रा की अगुवाई करेंगे। किसान यात्रा पंजाब से शुरू होगी और उम्मीद है राहुल गांधी 5 अक्टूबर को हरियाणा आएंगे। हालांकि राहुल गांधी के हरियाणा दौरे और किसान यात्रा के रूट की रूपरेखा कांग्रेस शनिवार को फाइनल करेगी, लेकिन दौरे को लेकर सियासत शुरू हो गई है। सरकार के मंत्रियों का तो ये भी कहना है कि कुछ लोग माहौल खराब करने की कोशिश में हैं। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि विपक्ष किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चलाने की कोशिश में है, लेकिन किसान अब इनके बहकावे में नहीं आएंगे। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए किसान को गुमराह करने का आरोप लगाया। सियासत में वार पलटवार का दौर तो जारी रहेगा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या कोरोना काल में भीड़ जुटाना सही है और क्या कृषि कानून के बहाने माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है। इन्हीं सवालों के साथ खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। हरियाणा के तमाम जिलों में केंद्र सरकार के बिल के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। करनाल, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, हर जगह विपक्ष ने मोर्चा खोल रखा है। इसके बाद कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के हरियाणा दौरे की खबरें सामने आई। हालांकि इससे पहले राहुल गांधी 2 अक्टूबर को पंजाब से अपने मिशन का आगाज करने वाले थे, लेकिन अब पंजाब जाने की तारीख बदल गई। इससे लगता है कि हरियाणा आने में भी राहुल को वक्त लग सकता है। खैर जो भी हो, लेकिन इस खबर के बाद से ही बीजेपी के नेता कांग्रेस पर लगातार निशाना साध रहे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रदेश का माहौल खराब करने के लिए आ रहे हैं और वे जनता को भड़काने का काम कर रहे हैं। मेरा ये जरूर कहना है कि माहौल बिगाड़ने के लिए आने की किसी को जरूरत नहीं है। हरियाणा एक शांति प्रिय प्रदेश है। यहाँ आराम से खरीद चल रही है। सब मंडियों में एक एक दाना खरीदा जा रहा है। बाजरे की भी खरीद शुरू हो गई है, धान की चल रही है। झूठ की राजनीति को हरियाणा पसंद नहीं करता है। इसलिए अगर आपके पास कुछ यहाँ देने को है, जैसे मैंने कहा भी एक आध फसल के मिल जाओ दामड़े, कोई ना कोई वो आए तो, लेकिन केवल आप झूठ के आधार पर माहौल बिगाड़ने आए तो हरियाणा की जनता उसका स्वागत नहीं करती। कृषि कानूनों पर किसानों और विपक्षी दलों का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। इस मामले पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने विपक्षी दलों पर किसान के कंधे का इस्तेमाल करने का आरोप लगाए। विज ने कहा कि किसान सारे खेल को समझ चुका है। विपक्षी किसान के कंधे पर बंदूक रखकर चलाना चाह रहे हैं। विज की माने तो ये कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते हैं, लेकिन किसान इनके बहकावे में नहीं आने वाले। किसान सारी खेल को समझ चुका है। विपक्षी पार्टियां किसान के कंधे पर बंदूक रख के चलाना चाह रही हैं। किसान अपने कामकाज में जुट गया है। खरीद शुरू हो गई है और सभी स्थानों पर ठीक ढंग से हो। सरकार ने अपनी पूरी ताकत इसमें लगा दी है। अब ये तो कुछ लोग हैं जो माहौल को खराब करना चाहते हैं। उनके बहकावे में किसान आने वाला नहीं है। अब जाहिर है विपक्ष किसानों के कंधे पर अपना राजनीतिक मकसद साधने की कोशिश में है। सरकार भी लगातार खुद को किसान हितैषी बता रही है और अपनी बात किसानों के मन तक पहुंचाने में जुटी है। इसके साथ ही विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब भी दिया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा।
कोरोना काल में धरने प्रदर्शन का दौर चल रहा है। एक बार कोरोना के ताजा आंकड़ों पर भी हम नजर डाल लेते हैं। ये देश का हाल है। पॉजिटिव संख्या देख सकते हैं आप, और रिकवर और कितनी मौतें हुई हैं। अब तक मौतें 99,833 हो गई हैं। वहीं 63 लाख से ज़्यादा पॉजिटिव हुए हैं। वहीं 53 लाख से ज़्यादा रिकवर भी हो चुके हैं। यानी कि अभी 10 लाख के आसपास आंकड़ा अभी भी है जो सक्रिय यानी कि एक्टिव केसेस हैं। अभी भी देश में 10 लाख से ज़्यादा मरीज हैं जो एक्टिव केस के अंतर्गत हैं। हरियाणा की बात करें तो 1,30,000 अभी तक पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं इनसे ठीक होने वालों की संख्या भी 1,16,000 तक पहुंच चुकी है, यानी कि बड़ी संख्या में मरीज ठीक भी हुए हैं। वहीं मौत 1405 मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं। हरियाणा के आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 1,30,000 केस हरियाणा में आ चुके हैं कोरोना के चलते। यहाँ ठीक होने वालों की संख्या भी काफ़ी तेजी से बढ़ी है। 1,16,000 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। तो जहां एक तरफ कांग्रेस कोशिश कर रही है कि जो उसका प्रदर्शन है किसान उसमें ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुंचे, लेकिन इसी को लेकर हमारा सवाल है कि जो कोरोना के आंकड़े हैं, जिस तरह से कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है, क्या उसमें भीड़ जुटाना सही है? क्या किसानों की जान के साथ खिलवाड़ करना सही है? और क्या कृषि कानून के बहाने माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? इंडिया न्यूज़ हरियाणा के ये बड़े सवाल है कि क्या कृषि कानून के बहाने माहौल खराब किया जा रहा है? क्या राजनीतिक दल अपना उल्लू साधने के लिए किसानों के कंधे पर रखकर बंदूक चलाते हुए नजर आ रहे हैं? बड़ा सवाल इंडिया न्यूज़ हरियाणा की कोरोना के माहौल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए, जहां जिस तरह से केस आ रहे हैं, तो ऐसे में इस तरह के धरना प्रदर्शन से बचना चाहिए। वहीं उनकी भीड़ इकट्ठी की जा रही है। हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस बहस में भाग लेगा, लेकिन फिलहाल हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी की तरफ से जवाहर यादव जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के। वहीं कांग्रेस की तरफ से बाल मुकुंद शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन अभी इनेलो की तरफ से अमनदीप केसरी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। जवाहर जी, मामला यही है कि कोरोना में जिस तरह से लगातार केसेस की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी विपक्ष है कि मानता नहीं, किसानों के कंधे पर बंदूक रखी जा रही है। देखिए, इस समय एक अंतर्राष्ट्रीय आपदा है और अंतर्राष्ट्रीय आपदा पर भी अगर कोई राजनीतिक पार्टी पूरे विश्व में राजनीति कर रही है तो उसमें कांग्रेस उस पर अग्रणीय है। ये समय वो है जो संकट का समय है, जिसमें पूरे देश को एक होकर मरीजों की संख्या ना बढ़े और एक सामाजिक उत्तरदायित्व हम अपना निभाए। ये जिम्मेवारी सभी की है, चाहे वो भाजपा के कार्यकर्ता हो, चाहे कांग्रेस के हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हो। परंतु शायद क्योंकि कांग्रेस के पास राजनीतिक मुद्दा नहीं है, इसलिए वो ऐसे मुद्दे जो वास्तव में मुद्दे नहीं है उनको गलत रूप में प्रस्तुत करके किसानों को भड़काने का काम कर रही है। परंतु फिर भी किसान उनके साथ नहीं है। अनेकों बार आप जैसे जो जागरूक मीडिया के मित्र हैं वो भी उसको एक्सपोज कर चुके हैं कि कई बार उनसे पूछा जाता है कि आप किस मुद्दे पर आए, तो पता चलता है उनको मुद्दा भी नहीं पता चलता और वो किसी राजनीतिक पार्टी के विशुद्ध रूप से पदाधिकारी निकलते हैं, केवल मैं विचारधारा से जुड़े हुए लोग नहीं कह रहा। तो आज ये मानना चाहिए कि राहुल गांधी हो या कांग्रेस हरियाणा हो, ये सब अपने राजनीतिक फायदे के लिए हरियाणा और देश के लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, पर मुझे लगता है कि देश के लोग जागरूक है तो वो इस्तेमाल नहीं होंगे। हाँ, इसके आधार पर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संक्रमित करने का पूरा प्रयास किया है। खुद एक लेकिन जवाहर जी, बड़ी संख्या में लोग दिखाई भी दे रहे हैं, किसान साथ भी दिखाई दे रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉलियां दिखाई दे रही हैं। देखिए, जो भी खेती करता है, चाहे वो भाजपा का व्यक्ति हो, चाहे कांग्रेस का व्यक्ति हो, चाहे इनेलो का हो, चाहे अन्य राजनीतिक दल का कार्यकर्ता हो, आज भी हरियाणा में 70% लोग कहीं ना कहीं खेती से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ होता है। तो उसके यहाँ ट्रैक्टर भी होता है। तो ऐसा नहीं है कि जो कोई ट्रैक्टर लेके आए तो वो कांग्रेसी ट्रैक्टर नहीं होगा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के पास भी ट्रैक्टर है, क्योंकि वो भी काम करते हैं अपना। उनके लिए भी खेती उनके जीवन यापन का मुख्य आधार है। तो इसलिए ट्रैक्टर की उपस्थिति ये नहीं दिखलाती कि वो वास्तविक रूप में किसान है। और फिर हम तो कहते हैं तो डिबेट करने को तैयार है। कांग्रेस के मन में जो प्रश्न है, मैं अभी कांग्रेस के मित्र इसमें जुड़े नहीं तो मैं पूछना चाहूंगा कि 27 दिसंबर 2013 को जो राहुल गांधी और अजय माकन ने प्रेस वार्ता की थी, जिसमें उस समय के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी 11 मुख्यमंत्रियों के साथ उस मंच पर थे और उन्होंने कृषि
विधेयक संशोधन के बिल का समर्थन कर रहे थे, वहां पर इसका उन्होंने पूरा भाषण दिया था। ऐसे 4 दिसंबर 2012 को कपिल सिब्बल ने जो लोकसभा में बोला, तो उससे आज उनकी असहमति कैसे हो सकती है? तो इस विचार को मैं तो इसका श्रेय देना चाहता हूं कांग्रेस को, कि इस बच्चे को पैदा करने का मूल विचार कांग्रेस का है। हमने तो उसको इंप्लीमेंट किया, उसका श्रेय वो नहीं लेना चाहते। तो कांग्रेस के साथ ये हो गया कि वो अपनी अच्छी चीजों का भी श्रेय लेना उनको आता नहीं है, और केवल विरोध करने के लिए विरोध करना, ये कांग्रेस की प्रवृत्ति हो गई है। लेकिन इनेलो के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमनदीप साहब, क्या जो बीजेपी कह रही है कि केवल विरोध के लिए विरोध किया जा रहा है, कांग्रेस या दूसरे भी आपकी पार्टी हो, किसानों को बहकाने का काम कर रहे हैं, बरगलाने का काम कर रहे हैं, और जो रैलियां जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसमें किसान कम राजनीतिक कार्यकर्ता ज्यादा है आपकी पार्टी के? जी यतेंद्र जी, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के जो है एक समूह है भारतीय किसान संघ, और ये मेरे साथी प्रवक्ता हैं जो जवाहर यादव जी, वो भी इसको नकारेंगे नहीं। भारतीय किसान संघ ने भी इन तीनों बिलों का विरोध किया है। देखिए कोरोना काल, ठीक है, अपनी जिम्मेवारी सभी को समझनी चाहिए कोरोना काल के अंदर, लेकिन सरकार को भी कहीं ना कहीं समझना चाहिए कि भाई कोरोना काल में अगर ये बिल लाए हैं, इतना ज्यादा विरोध है, और सरकार को इतनी जल्दी थी बिलों को पास करवाने की, वो आप सब ने देखा किस तरह से फटाफट से उन्होंने राज्यसभा में ध्वनि मत से पास किया विरोध के बावजूद, और फिर राष्ट्रपति के भी साइन करवा ली। देखिए मुख्य बात समझने की ये बात है, ये ठीक है जवाहर यादव जी ने कहा कि किसानों की जायज मांग को आप ऐसे मत खत्म किए कि ये कांग्रेसी हैं और भारतीय जनता पार्टी कह दे कि ये कांग्रेसी हैं और इसलिए विरोध कर रहे हैं, ऐसे मत खत्म कीजिए। आप किसानों की बिल्कुल जायज मांग है। आज का किसान कोई बेवकूफ नहीं है। जब वो भारतीय जनता पार्टी को 10 की 10 हरियाणा की सीटें देता है तब तो बड़ा समझदार बताते हैं मेरे साथी प्रवक्ता। आज वो कह देते हैं कि किसी के बहकावे में आएगा, ऐसा नहीं है। जागरूक किसान है, किसानों की मांग बड़ी उचित है, और जिम्मेदार राजनीतिक दल होने के नाते इंडियन नेशनल लोकदल ने यह पहल की कि हम जो है किसानों के धरने प्रदर्शन पे जो है ना अपना नेतृत्व नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं वो यही बता देंगे कि ये तो भाई विपक्षी लोग हैं जो किसानों की जायज मांग को इस तरह से कुचलने का काम करेंगे, वो बिल्कुल गलत है। और कहीं ना कहीं कांग्रेस राजनीति कर रही है, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन उनको भी इस बात से पीछे हटना चाहिए। जो कांग्रेस असली किसानों की मांग है उनको उजागर करना चाहिए, उनको अलग से साथ देना चाहिए, ना कि खुद जाकर वहां पे स्टेजों पे धरने प्रदर्शनों पे खुद अगुवाई करें। ये बहुत गलत बात है। केजरी साहब, सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री खुद बोल चुके हैं कि एमएसपी जारी रहेगी, तो फिर धरना प्रदर्शन क्यों? एमएसपी की व्यवस्था जैसे पहली रही है वैसे रहेगी, तो आखिरकार ये क्यों? मैं बता रहा हूँ ना सर, आप सुनिए मेरी बड़े ध्यान से बात सुनिए कि जो एमएसपी है अगर वो जारी रहेगी तो प्रधानमंत्री जी कानून ला देना, उसमें क्यों घबरा रहे हैं? क्या दिक्कत है? एमएसपी का क्या पहले कानून आया था जब वो जारी थी? इतने सालों से जो व्यवस्था चल रही है वो व्यवस्था के नाते है कि कानून के नाते है? नहीं, व्यवस्था के उस व्यवस्था को बदलाव भी तो कर रही है ना सरकार, फिर उस व्यवस्था पे चल नहीं रही ना, इसलिए डाउट आ रहा है। अगर व्यवस्था बदलाव ना करे तो कौन मांग रहा है? फिर कोई भी नहीं मांग रहा। आप बड़े ध्यान से समझिए, अगर व्यवस्था बदलाव ना करे तो कोई भी नहीं मांग रहा। केजरी साहब, कितने प्रतिशत लोगों को एमएसपी का लाभ मिलता होगा? किसके सर? कितने प्रतिशत किसानों को एमएसपी का फायदा? हरियाणा में सभी किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है जब सरकारी खरीद होती है। पंजाब के अंदर सभी किसानों को एमएसपी का लाभ मिलता है। यही आंकड़े तो कुछ और कहते हैं, केवल 6% लोगों को मिलते हैं। ये तो सरकारी आंकड़े हैं जी, सरकार खुद जारी कर रही है इतने कम लोगों को। अरे भाई साहब, ये पूरे देश के आंकड़े हैं। मैं हरियाणा पंजाब, मैं तो पूरे देश, हाँ पूरे देश के हिसाब से बात कर रहा हूँ। ठीक है, मैं हरियाणा पंजाब। जी राजेंद्र जादौन जी अभी हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। जादौन जी, जो धरना प्रदर्शन चल रहे हैं वो भी कोरोना काल में उनकी जान को जोखिम में डालकर, कितना सही लगता है? क्या सच में वाजिब हैं जो धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, या विपक्षी दल उनको अपना हथियार बना रहे हैं? देखिए ये जो आंदोलन है बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठे करने का जी, तो इसके बारे में खैर विचार करना चाहिए राजनीतिक दलों को कि जहां मुद्दा है और मुद्दे उठाने हैं, विरोध करना है, तो उसका कोई तरीका इनको इस तरह का रखना चाहिए कि कोरोना काल में बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा ना हो और लोग एक दूसरे के जो सोशल डिस्टेंसिंग का फॉर्मूला है वो भी नहीं टूटना चाहिए। मुद्दे हैं और मुद्दे का विरोध करना एक अलग बात है, लेकिन कोरोना काल में किस तरह से प्रोटोकॉल की पालना करते हुए आंदोलन करना, ऐसी व्यवस्था कोई फैसला करना चाहिए। जैसे अभी वर्चुअल सम्मेलन होते हैं,
और वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं, तो मुझे लगता है कि कोई एक बहुत विकल्प ज्यादा जो होना है चाहिए, मतलब जो फिजिकली फिजिकल इकट्ठा करने की बजाय, हाँ, फिजिकल डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है वो हर हाल में लागू होना चाहिए। और कांग्रेस अपना विरोध, कांग्रेस के जो लीडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, 2-4 की संख्या में जाकर भी मेमोरेंडम दे सकते हैं, प्रतीकात्मक विरोध कर सकते हैं, तो इतनी बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा करने से बचना चाहिए। जी, तो केसरी साहब, सुना आपने, जादौन साहब भी कह रहे हैं कि बड़ी संख्या में भीड़ इकट्ठा होने से बचना चाहिए। क्या आप जिम्मेदारी लेंगे अगर किसानों में कोरोना फैल गया, जो आप उनके अच्छे के लिए कदम उठाने की बात कर रहे हो, अगर उनका बुरा हो गया इस काल में? तो यतेंद्र जी, अपने शब्द आप वापस लीजिए। हम जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, हम जिम्मेवार राजनीतिक संगठन होने के नाते, ये हमने कभी ऐसा नहीं किया है। हमने पहले भी कहा, हमने पीपली रैली में के अंदर भी कहा कि हम कांग्रेसियों की तरह किसानों के धरने पे जाके कब्जा करने वाले नेता नहीं है। जी बिल्कुल, हम उनको कोई भड़काने वाले नहीं है। हमारा अपना दायित्व है, हम अपने दायित्व को निभाएंगे। जो गलत किसानों के साथ हो रहा है उसकी आवाज को उठाएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग, कोरोना के नॉर्म्स को भी पालना करेंगे। वो कांग्रेस की बात आप हमारे ऊपर मत थोपिए। ठीक है, कांग्रेस की बात कांग्रेस, यानी कि आप लोग धरना प्रदर्शन नहीं कर रहे, वो कांग्रेस कर रही है जो बड़ी संख्या में इकट्ठा कर रही है, यही कहना चाहते हैं? जिस गैर जिम्मेवाराना तरीका से कांग्रेस कर रही है, उस तरीके से हम नहीं कर रहे, मैं ये कहना चाहता हूं। ठीक है, चलिए, ये बहुत अच्छा है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये अच्छा रहेगा किसानों के लिए भी। जवाहर जी, आपको जवाब देना चाह रहे थे केसरी साहब की बात का? देखिए केसरी जी मेरे छोटे मित्र हैं, छोटे भाई भी हैं, और मैं चाहता हूं कि इनमें थोड़ी सी राजनीतिक रूप से कुछ इनकी वोट बैंक बढ़ जाए, तो इसलिए मैं इन पे ज्यादा नकारात्मक टिप्पणी नहीं करना चाहता। नहीं तो पहले तो मैं दिखाना चाहता कि चौटाला साहब के समय में बाजरा की क्या खरीद हुई और सरसों की क्या खरीद हुई। पहले नेता देख रहा हूं मैं आपको जवाहर जी के, जो दूसरे विपक्षी दल के चाहते हैं कि वोट बढ़ जाएं। हाँ, और दूसरा 2003 में किस तरह से चौटाला साहब के समय में जब हरियाणा में भीषण संकट था पानी का, तो कैसे दक्षिण हरियाणा का पीने का पानी भी छीन लिया था किसानों की बात। परंतु मैं आज इनेलो मेरी चर्चा का विषय नहीं है। आज मैं अपने छोटे भाई को पूरी छूट है, वो जो मर्जी करे। हाँ, मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूंगा। तो आज मेरे एजेंडे का वो हिस्सा नहीं है छोटा भाई। मैं तो आज कांग्रेस को बताना चाहता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को, इससे तो ये भी कि आप इनेलो को रेस में नहीं मान रहे हैं, क्या अपना प्रतिद्वंदी नहीं मान रहे हैं? चलिए, मैं कहता हूँ आज इनेलो पे चर्चा नहीं है। मैं कहता हूं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने आप को किसान नेता कहते हैं। वो कहते हैं, उनके जो साथी है वो भी कहते हैं किसान नेता है। मेरा कहना है कि 2006 में वो मुख्यमंत्रियों की 5 मुख्यमंत्रियों की कमेटी बनी जिसने स्वामीनाथन लागू करना था। 2014 तक वो भी मुख्यमंत्री है, क्योंकि 10 साल की केंद्र की सरकार थी, यूपीए 2 की, और 10 साल कांग्रेस भी रही हरियाणा में लगातार, साथ दोनों रहे। उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया। वो 6,000 रुपए मुआवजा देते थे आपदा का, हमने उसको 12,000 किया। स्वामीनाथन ने 10,000 रुपए कहा था, हमने उसको 12 किया। परंतु अच्छे किसान नेता हुड्डा साहब है जो 6,000 देते थे, वो 2 रुपए के चेक देते थे। उसके अलावा उन्होंने कभी बाजरा और सरसों, मेरे पास पूरा रिकॉर्ड है, मैं इसलिए अटैक नहीं करना चाहता क्योंकि उनका प्रवक्ता यहाँ बैठा नहीं जो मुझे जवाब दे सके। उन्होंने विधानसभा में उत्तर में दिया, विधानसभा में पटल पे जवाब रखा कि हम सरसों और बाजरा एमएसपी पर नहीं खरीद सकते, इससे उस समय की सरकार को घाटा होगा। ये कौन कह रहा है? जो अपने आप को किसान नेता कहता है। ये मैं विधानसभा को कोट करके आपको बता रहा हूं। तो जो एमएसपी पर बाजरा और सरसों नहीं खरीद सकता, वो व्यक्ति सदन में ये कहता है कि इससे हरियाणा सरकार को नुकसान होगा, वो किसान नेता है। तो कांग्रेस का जो दोहरा चरित्र है, कांग्रेस केवल जाति के नाम पर किसान नेता बनना चाहती है। वो किसान को भी जाति के आधार पर बांटना चाहती है, परंतु किसानी यादव भी करता है, दलित भी करता है, ब्राह्मण भी करता है, बनिया भी करता है, जाट भी करता है, गुजर भी करता है, अन्य जातियां जो है, सैनी वगैरह सभी 36 जातियां किसानों का काम करती हैं। तो उसमें वो चाहते हैं कि एक विशेष वर्ग उनके साथ खड़ा हो इस रूप में। परंतु एक जो वास्तव में किसान है, तो किसी भी जाति का हो, वो ये मूल्यांकन कर रहा है आज कि 2 रुपए का जो चेक मिलता था मुआवजे का वो बेहतर है, यह मनोहर सरकार में जो 12,000 रुपए मिलते हैं वो बेहतर है। वो ये कहता है कि जब बाजरे और सरसों की एमएसपी पर खरीद नहीं होती थी, मैं आपको ये आंकड़े भी दिखा सकता हूं कि उनके समय में कितनी खरीद होती थी एमएसपी पर। हमारे समय में 4 गुना खरीद बढ़ गई। उनके समय में 11 लाख के क्विंटल टन अगर बाजरा खरीदा गया, तो आप कह रहे हो खरीद बढ़ गई। आज ही अभय चौटाला जी का बयान आया है, जो इनेलो के नेता हैं, कि धान पटा पड़ा है मंडियों से, लेकिन खरीदार नहीं है, सरकार लेने को तैयार नहीं है, पंजाब जाने को मजबूर हो रहा है किसान। एमएसपी पर कोई खरीदने को सरकार की तरफ से कुछ भी कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं।
देखिए, अजय चौटाला जी के जब से भाजपा की मनोहर सरकार आई है जी, इस सीजन के सारे बयान वही होते हैं जो रिपीट होते हैं। ये हर बार कहते हैं बयान, आप पिछले सीजन का निकालेंगे सेम बयान है। और उसके बाद जब आंकड़े निकलते हैं तो जैसे मेरे मित्र खुद अमनदीप जी कह रहे हैं कि यहाँ एमएसपी पर खरीद होती है, तो मेरे पास वो रिकॉर्ड भी है। मेरे पास इस समय इनेलो का नहीं होगा, पर 2011 से मेरे पास रिकॉर्ड है कि हमने बाजरे में 4 गुना, सरसों में, गेहूं में भी, इवन आपने पैडी का जिक्र किया तो मैं पैडी का उदाहरण देना चाहूंगा कि 2011-12 में 592 लाख क्विंटल पैडी खरीदी गई कांग्रेस के समय में, और हमारे समय में ये 903 हो गई। तो कितना, इसका मतलब एमएसपी पर क्या किसान अभी पैदा करने लगे अचानक, या तो इसका तरीका ये है कि हमारे समय में नीतियां इतनी अच्छी रही कि किसान डबल पैदा करने लग गया। जी। अगर मेरे मित्र इससे सहमत नहीं होंगे तो फिर ये मानेंगे कि इतनी फसल पहले भी होती थी, परंतु पहले एमएसपी पर नहीं ली जाती थी, अब एमएसपी पर ली जा रही है क्योंकि डबल खरीद हो रही है। तो अबे चौटाला जी अगर रिकॉर्ड पे बात करेंगे, परंतु उनकी मजबूरी है, हर बार उनको एक टेप रिकॉर्डर चलाना होता है। ठीक है जवाहर जी, मैं इसका जवाब केसरी साहब से लूंगा जो आप कह रहे हैं, लेकिन पहले मैं जादौन साहब से बात करता हूं। जादौन साहब, अगर पिछली सरकारों की तुलना करें और अब इस बार की तुलना करें, जो एमएसपी को लेकर घमासान पूरा मचा हुआ है, क्या एमएसपी को लेकर किसानों को राहत इस सरकार में मिल रही है, हरियाणा सरकार में? नहीं, देखिए, एमएसपी पर खरीद तो होती है, लेकिन हमेशा ये शिकायत बनी रही है कि पूरी तरह से खरीद नहीं है, खरीद लेट शुरू हुई और उसमें कई नुक्ते निकाल दिए गए, पूरा एमएसपी नहीं दिया जा रहा, और नमी का क्राइटेरिया है। बहुत सारे ऐसे हैं जिससे किसान को और आमतौर पर ये शिकायत बनी रहती है कि ये जो है, अगर जादौन साहब ये शिकायत है नमी के नाम पर या लेट खरीदी के नाम पर, तो किसानों को तो नुकसान होता होगा। किसान को निश्चित तौर पर नुकसान होता है। अभी भी ये बहुत जो है इस बात का शोर मचा हुआ है कि मंडियों में धान आ गया है, बड़ी तादाद पर आ गया है, और जिस रेशियो में खरीद होनी चाहिए वो खरीद नहीं हो रही। तो ये भी एक शिकायत अभी भी चल रही है, नमी का मुद्दा हमेशा बना रहा है। तो ये सरकार को ये देखना चाहिए कि किसान जो है, अब धान को एकदम सुखाने की व्यवस्था भी नहीं होती, तो अगर वो जो है नमी का क्राइटेरिया आप लेके चलेंगे तो उसको तो एमएसपी पूरा मिलना नहीं, और उसमें कितनी कटौती होनी चाहिए, जेन्युइन कटौती कितनी हो, ये तय करने की जरूरत है। तो ये शिकायत तो किसान को लगातार बनी रही, ये नहीं कह सकते कि अभी है और तब नहीं थी या तब थी, यानी कि इन शिकायतों का अभी तक निवारण नहीं हुआ है, लगातार चला आ रहा है इसमें। ठीक है केसरी साहब जी, हाँ केसरी साहब बताएंगे। निवारण नहीं हुआ जी, इनका निवारण नहीं हो पा रहा है। ठीक है जी। देखिए यतेंद्र जी, आपको मैं निमंत्रण दूंगा जवाहर यादव जी के साथ, जो खास करके जो धान के एरिया जो हरियाणा के अंदर है, खास करके उत्तरी हरियाणा के क्षेत्र, अम्बाला कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, करनाल के अंदर, आज सभी मंडियों पे किसानों ने ना 5 दिन हो गए धरना प्रदर्शन किया हुआ है। अगर वो विपक्षी किसान है, अगर वो विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ता है, तो ये क्या आप भी मानेंगे कि भारतीय जनता पार्टी 1 मिनट भी चूक ना करती, उनके ऊपर लाठीचार्ज करके उनको अपना बल से वहां से उठाने का काम करती। लेकिन कहीं ना कहीं जब सरकार को भी मालूम है कि भाई ये असली किसान है, इनकी मांगे जायज हैं, हमारी मंशा इनकी धान उठाने की नहीं है, तो इसलिए सरकार भी इस समय जो है नरम बर्ताव कर रही है कि कहीं ना कहीं ये बैठकर तंग हो जाएंगे किसान, खुद ब खुद अपना धरना प्रदर्शन खत्म कर देंगे। आप अपने सभी रिपोर्टरों को बोलिए कि जितने भी धान वाले जिले हैं, क्या उनके अंदर मंडियों पे किसानों ने धरना दिया है या नहीं दिया? बिल्कुल हम स्पेशल रिपोर्ट में कराएंगे, और जो भी रिपोर्टर इंडिया न्यूज हरियाणा के इन सभी जगहों पर जाएंगे। दूसरी, और अम्बाला तो आपका खासकर मेन ऑफिस है इंडिया न्यूज हरियाणा का, आप देखिए अम्बाला की सारी मंडियों के अंदर धरना प्रदर्शन है, और मेन रोड, बिल्कुल रोड के ऊपर किसान बैठे हैं, मंडी के गेट पे भी नहीं, रोड के ऊपर रोड जाम है। जवाहर जी क्या इस तरह की स्थिति है? और दूसरी बात सर, यतेंद्र जी पूछ लेना इससे बात, और दूसरी बात, जिस सरकार के अंदर मुख्यमंत्री खुद किसानों को ये कहता है कि धान मत लगाओ, धान कम लगाओ, और उस सरकार के प्रवक्ता बैठकर यहाँ पर ये कह रहे थे कि हमारी सरकार की नीतियों की वजह से धान बढ़ गया है। जो सरकार किसानों को धान लगाने से रोक रही है, जो उनको डिमोरलाइज कर ली है, और वो यहाँ पे आके वाहवाही लूटते हैं कि हमने प्रोत्साहन दिया किसानों को। ठीक है, तो मुझे ठीक है, मैं जवाहर जी से जवाब ले लेता हूँ। जी जवाहर जी, एक तो देखिए, जादौन साहब ने कहा था कि नमी पर कटौती होती है, परंतु उन्होंने साथ में यह भी कहा कि हर सहकार में एक नियम है, 1 नियम तक नमी
स्वीकार की जाती है, उसके बाद बढ़ता है, तब उस पर कटौती होती है। और इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि अगर हम मदर डेयरी से दूध लेते हैं, मुझे लगता है जादौन साहब ने भी लिया होगा, मैंने भी लिया और यतेंद्र जी आपने भी लिया होगा, क्योंकि अमनदीप जी शहरी क्षेत्र में मुझे नहीं लगता रहे हैं, तो शायद ये हमेशा गाय भैंस का पीता रहे होंगे। जब हम दूध खरीदने जाते हैं तो उसमें फैट के अनुसार रेट होते हैं, किस दूध में कितना फैट है उसके अनुसार फुल क्रीम और टोन्ड और डबल टोन के रेट में अंतर होते हैं। दूध तो दूध होता है, तो इसको उस रूप में समझना होगा। परंतु एक नमी के बाद कटौती है, ये नहीं होता कि 1% नमी होगी तो भी कटौती होगा, ऐसा कोई नियम नहीं है, किसी भी सरकार में नहीं है। मतलब ऐसा नहीं कि हमसे पूर्व सरकार उस पर कटौती करती थी, वो भी नहीं करती थी, नंबर एक। अब दूसरा, मेरे मित्र कह रहे हैं कि ये सरकार है जिन्होंने धान पर प्रतिबंध लगा दिया। हमने धान पर प्रतिबंध नहीं लगाया, गलत शब्द कह रहे हैं। हमने किसानों को प्रोत्साहन किया, कुछ ब्लॉक में जहां पानी 50-60 मीटर से नीचे चला गया, जो फीट है मीटर जो क्राइटेरिया है उससे नीचे चला गया है, उसमें किसान को प्रोत्साहन किए 7,000 रुपए पर एकड़ देके कि वो स्वेच्छा से धान को छोड़। नहीं, लेकिन आरोप ये भी है, केसी साहब जो लगा रहे हैं, जो धान का केंद्र है, जो जिले हैं उत्तरी हरियाणा है, वहां पर आपके लोग धान नहीं ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी धान लेने को तैयार नहीं है, किसान धरने पर बैठा है। देखिए, इनको थोड़ा और अपनी जानकारी बढ़ानी होगी। अच्छे मेरे मित्र अच्छे प्रवक्ता है, जानकारी भी इनकी ठीक होगी, परंतु इनको ये भी ध्यान में रखना होगा, अब हरियाणा में SMS के आधार पर किसान आता है। किसान पोर्टल पे हर किसान जो खेती करता है, अब वो उसका रजिस्ट्रेशन करता है, उसके बाद किसान को SMS भेजा जाता है कि आपको उस दिन मंडी आना है। अगर कुछ किसान बगैर उस SMS के मंडी आ गए तो निश्चित रूप से उनका नंबर नहीं आएगा। हमने तो ये व्यवस्था की है कि किसान क्या बोलता है, किसान को ये पता है और उसको कब आना है ये पता है, और ये व्यवस्था देखिए एक नई व्यवस्था है। जब आप नई और एक सकारात्मक व्यवस्था। ठीक है जवाहर जी, मैं आपके पास आऊंगा। दो मेहमान और हमारे साथ जुड़ गए हैं, बाल मुकुंद शर्मा जी कांग्रेस से जुड़े हैं, वही अरविंद भारद्वाज जी JJP से जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी इस बड़ी बहस में स्वागत है। बाल मुकुंद जी, बड़ा सवाल यही है जो इस बहस का है, जिस तरह से आप लोग भीड़ जुटा रहे हैं, जिस तरह से आप प्रदर्शन कर रहे हैं, और अगर कोरोना के समय में अगर किसी को कोरोना होता है, किसी किसान को, क्योंकि आप उनके अच्छे के लिए आंदोलन खड़ा कर रहे हैं, लेकिन अगर उनका बुरा होता है तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या आप जिम्मेदारी लेंगे? यतेंद्र जी, हम जिक्र सभी समाज में और लोगों के बीच में जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। कोई क्या सरकार से ऐसे पूछ लेगा कि सरकार 3री, 4th, 5वीं के बच्चों को स्कूल खोल रही है, क्या वो जिम्मेवारी लेगी? 15 अक्टूबर से पूरा देश खोल रही है सरकार, सिनेमा हॉल। लेकिन उसमें कोरोना गाइडलाइंस जो है उसको फॉलो करने के निर्देश दिए गए हैं बाल मुकुंद जी। जो आपका धरना प्रदर्शन है, क्या उस गाइडलाइन का उसको फॉलो आप करेंगे? आज देश की आजादी से लेके अब तक प्रजातंत्र को महफूज अगर रखा है तो उसका श्रेय कांग्रेस पार्टी को जाता है जी। आज जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो तो एक तरह से इमरजेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं। वो लोग तो अध्यादेश लेके आते हैं किसानी पर, किसान और किसानी पर जुड़े लोग 70% जैसा आबादी है, कोरोना काल में तो ठीक है, वो लोग इस तरीके से कानून थोपते तो ठीक है। और हम प्रजातंत्र व्यवस्था में देखिए, आज हमारे देश को आजादी को 70 साल हो गए, जिसमें से लंबा समय शासन हमने किया है, यानी कि शासन का भी हमारा अनुभव है। और 135 साल की मेरी पार्टी की उम्र बताई जाती है। सबसे लंबा शासन आपकी पार्टी ने किया है, तो किसानों की दशा क्यों नहीं सुधरी? आप मेरी पूरी बात होने दीजिए कि आप जैसे उन लोगों की बात, जवाहर जी की बात सुनते हैं, बीच में नहीं बोलते, तो आपको कांग्रेस का भी समय देना चाहिए। विपक्ष मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा, मेरे तो सवाल जवाहर जी से भी थे, आप थोड़ा लेट जुड़े हो, मैं तो सवाल सबसे कर रहा हूँ। मेरे को बात पूरी करनी दीजिए, आधा घंटा तो मैं वैसे लेट जुड़ा हूँ, मैं अपनी बात पूरी कर देता हूँ। मैं जो कहना चाहता हूँ, हमने जो है अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, हमने जन आंदोलन खड़ा करा है। उस समय जब जिस समय इस देश पर ऐसे लोगों का राज था जो निर्दयी थे, और हमारा 75 साल का अनुभव है जन आंदोलन का और 60 साल का अनुभव सरकार चलाने का। हम लोगों से सवाल पूछ रहे हैं जो विपक्ष के, जो साथी सरकार में बैठे हैं। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, किसान और किसानी से जुड़ा हुआ हमारा जो पेशा है, पूरा हिंदुस्तान हमारा किसान कृषि आधारित देश है। अगर हम पूरे परिवेश में देखें, इनके लिए रातों रात अध्यादेश लेके आते हैं, रातों रात नए कानून बनाते हैं, किसान सड़कों पे आ जाते हैं, हम चुप बैठते हैं, लेकिन किसानों को लाठियों से मारा जाता है, किसानों की हड्डियां तोड़ी जाती हैं, किसानों से बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया जाता है। क्या एक राजनीतिक दल के रूप में हमारी जिम्मेवारी नहीं बढ़ती? और आप कितनी गैर जिम्मेदाराना बात है
इस प्रदेश के लेकिन बाल मुकुंद जी, आरोप आप लोगों के ऊपर ही लग रहा है कि कृषि कानून के जो बिल है उसके बहाने आप माहौल खराब कर रहे हैं। ये सत्ता पक्ष का मेरी आरोप है। आप एक बात बताइए, प्रजातंत्र में क्या अधिकार नहीं है प्रोटेस्ट करने का? लेकिन कोरोना जैसी महामारी के समय में क्या जो लोग विपक्ष में हैं, क्या उनको अधिकार नहीं है जनता के साथ खड़े होने का? उनके जो पूरा अधिकार है बाल मुकुंद जी। सवाल ये है, आपके अधिकार पर कोई सवाल खड़े नहीं कर रहा। सवाल केवल किसानों के हित के लिए है, उनके जीवन से खिलवाड़ करने के ऊपर है। आप उनका अच्छा चाहते हो, आप सवाल सुनिए, मैं भी कह रहा हूं कि आप उनके अच्छा चाहते हो, लेकिन जिस तरह से भीड़ इकट्ठी होगी, अगर कोरोना वहां पर फैलता है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या केवल कोरोना का नाम लेकर के आप इस देश की 70% आबादी को ऐसे मरूम कर देगा? हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं, आप उनका ऐसे सर्वनाश कर देंगे। आने वाली पीढ़ियां जिसको कि आप एक इतने बड़े पूंजीपति घरानों के हवाले कर रहे हैं, जो पूरे कृषि क्षेत्र पे हो जाएगा। हम तो ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह बंधुआ मजदूर हो जाएंगे, हम तो केवल उनके खेतों में काम करने वाले लोग हो जाएंगे। हमारा मुद्दा ये है। दूसरा एक बहुत ही संज्ञान मुद्दा आपने जैसे आप ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा। अरविंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अरविंद जी, आपने सुनी कांग्रेस की बात, चाहे कुछ भी हो जाए, कोरोना कितनी भी बड़ी मुसीबत लेकर आ जाए, लेकिन धरना प्रदर्शन वो करेंगे। जी अरविंद जी, ठीक है। बाल मुकुंद जी, मैं आऊंगा आपके पास। ठीक है बाल मुकुंद जी, आपकी बात सुनूंगा। अरविंद जी हेजेंद्र जी, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है, एक मिनट इन्हें रोकिए ना, ये बोले चले आप अपनी बात कहिए, सुनाई दे रही है जी। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो सत्ता में रहकर सरकार नहीं चला पाए और विपक्ष में रहकर आज विपक्ष की भूमिका भी नहीं निभा पा रही है। सच्चाई ये है, जब ये लोग सरकार में थे तब इन्होंने किसानों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट 2010 में आ गई थी, उसके बाद 4 साल इनकी सरकार रही, ये आंख मूंद कर बैठ गए और वो सारी रिपोर्ट इन्होंने कहीं तिजोरी में रख दी और उसका ताला लगाकर चाबी कहीं खो दी। उसका इन्हों कोई ध्यान नहीं आया। खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो आज हरियाणा में किसानों को भड़काना चाहते हैं, वो खुद उस कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की जो कमेटी जो बनाई हुई थी उसके मुखिया थे, उसके चेयरमैन थे मुख्यमंत्रियों की कमेटी के। वो जब कुछ नहीं कर पाए, आज वो सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं। इन लोगों को हरियाणा प्रदेश के या देश के किसानों से, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। चाहे किसी को कोरोना हो जाए, कोई दंगों में किसी के साथ कोई अप्रिय घटना घट जाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये देखिए, इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ सरकार के खिलाफ दंगे भड़काना है। यही इन्होंने हरियाणा प्रदेश में पहले किया जब आरक्षण आंदोलन था, यही है आज करना चाह रहे हैं। ये किसान आंदोलन के बहाने सिर्फ और सिर्फ हरियाणा प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं। ये कोरोना को लेकर ये कहते हैं सरकार ने स्कूल खोलने के आदेश दिए, वहां पर एडवाइजरी जारी है और भी जो चीजें खोली गई सभी जगह एडवाइजरी है सरकार की, उसके अकॉर्डिंग खोले जा रहे हैं। इनके प्रदर्शन में किस तरह से कोई रूल फॉलो किया जाता है? क्या मास्क लगा के लोग आते हैं? क्या वे लोग सोशल डिस्टेंस मेंटेन करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये इन लोगों का किसी से कोई लेना देना नहीं है, किसी को चाहे कोरोना हो जाए। ये तो मैं कहूंगा एक राष्ट्रीय षड्यंत्र भी है कांग्रेस का कि जिस तरह से इस बीमारी को कंट्रोल किया जा रहा है, अब इसकी जो ग्रोथ रेट थी, जो स्पीड से बढ़ रहा था, वो कम होने लगी है। रिकवरी रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया है। जवाहर जी, एक आरोप आप लोगों पर भी है कि कांग्रेस ने तो साफ कर दिया कि कोरोना हो या कुछ और हो, उनका धरना प्रदर्शन करने का अधिकार है, वो करेंगे। लेकिन आप लोग उनको रोकने की कोशिश कर रहे हो। आपकी तरफ से बयान, आपकी सरकार की तरफ से बयान भी आ गया कि जो किसान यात्रा निकलेगी उसे हरियाणा में नहीं घुसने देंगे। क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत रोकना ठीक है किसी यात्रा को? देखिए, कोरोना संकट काल में कोरोना ना फैले इसके लिए अनेकों लोगों को क्या हर एक व्यक्ति घर में रुका, ये भी किया गया। तो इसलिए उनके लिए जो करना पड़ेगा, कोरोना संक्रमण ना बढ़े उसके लिए जो करना पड़ेगा उचित होगा वो करेंगे। तो मैं अपने मित्र, अपने भाई का जवाब देना चाहता हूँ। अरविंद जी ने बता ही दिया कि किस तरह से हुड्डा साहब स्वामीनाथन की कमेटी पर कुंडली मारकर बैठे रहे। पर मेरे मित्र ने एक बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी। एओ ह्यूम के नेतृत्व में, एक अंग्रेज के नेतृत्व में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, 135 साल पुरानी गाथा बनाई और उन्होंने कहा भाजपा आपातकाल की तरफ, इमरजेंसी की तरफ बढ़ रही है और 1975 में इमरजेंसी लगाने वाले, लोकतंत्र की हत्या करने वाले हम पे ही आरोप लगाते हैं कि हम बढ़ रहे हैं। तो इसलिए इनका विरोधाभास कांग्रेस का क्या है वो आपने देखा है। जहां तक किसानों की बात है, हमसे ये बहस करें कि इनके समय में धान कितना खरीदा जाता था, गेहूं कितना खरीदा जाता था, अन्य सब्जियां कितनी खरीदी जाती थी, बाजरा ग्वार कितना खरीदा जाता है, पता तो चले कि कौन किसान हितैषी है कौन नहीं है।
जब देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री कह चुके कि एमएसपी की व्यवस्था खत्म नहीं होगी। दूसरा, मैं अपने मित्र से जानना चाहूंगा कि वो 27 दिसंबर 2013 को जब अजय माकन और राहुल गांधी ने प्रेस वार्ता की थी कांग्रेस के 11 मुख्यमंत्रियों को लेकर, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी भी उस मंच के सबसे आखिरी में बैठाए गए थे, उसमें उन्होंने कहा था कि वो इन विधायकों के जो कृषि विधेयक है उनको लागू करेंगे। इसके अलावा मुझे बताएं वो 4 दिसंबर 2012 साहब का बयान भी आया है, उन्होंने कहा कि एमएसपी रद्द करने की बात उसमें नहीं कही गई थी। एक मिनट ऐसा है, मैं कपिल सिब्बल का बयान 2012 में जो वो लोकसभा में बोल रहे हैं, 4 दिसंबर 2012 का कपिल सिब्बल का बयान सुन लीजिए, लोकसभा में बोलते हुए। उस समय वो मंत्री थे, वो क्या कह रहे हैं? तो जब ये लोकसभा में दिया हुआ वक्तव्य और भूपेंद्र सिंह हुड्डा द्वारा बाहर बोला गया वक्तव्य, तो मुझे लगता है हम सब गंभीर लोग हैं। लोकसभा में दिया गया वक्तव्य पार्टी की लाइन होती है, सरकार की लाइन होती है, परंतु कांग्रेस की मजबूरी है कि इनको विरोध करने के लिए विरोध करना है। आज इनके पास मुद्दे नहीं है, परंतु बिल्कुल कह रहा हूं एमएसपी खत्म नहीं होगी, मंडी व्यवस्था बनी रहेगी, परंतु हरियाणा के लोगों के बीच अगर ये कोरोना फैलाने का वाहक बनेंगे, उसमें सहयोगी बनेंगे, तो कानून कड़ाई से पालन किया जाएगा। लेकिन जवाहर जी, दिक्कत क्या है? हुड्डा साहब जो मांग कर रहे हैं कि चौथा बिल भी ले आओ, जब 3 बिल लेकर आए तो उसमें एमएसपी की गारंटी दे दो, और उसमें एक संशोधन और कर दीजिए कि अगर एमएसपी से नीचे किसान से फसल खरीदी जाती है तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, आपराधिक तौर पर एफआईआर दर्ज हो। दिक्कत कहां आ रही है? ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इस बात को ठीक कह रहे हैं, परंतु वो अंतर समझ नहीं रहे जी। उनको लगता है अब भी ऐसा ही देश में प्रधानमंत्री है कि जिसके विधेयक को एक अदना सा सांसद, जब देश के प्रधानमंत्री विदेश में होते और एक अदना सा सांसद उस विधेयक को फाड़ देता है, तो उनको अपना प्रधानमंत्री याद आता है और अपना अदना सांसद याद आता है। परंतु अब देश के पास ऐसा प्रधानमंत्री है जिसके शब्दों की कीमत देश के 125 करोड़ लोग करना जानते हैं और उनकी कीमत समझते हैं। तो कांग्रेस अपने अनुभव के अनुसार उस बातों को दोहराती है। जी केसरी साहब, जी आपकी बातों का जवाब भी आंकड़ों के साथ दिया जवाहर जी ने। देखिए, आंकड़ों की अगर बात करें तो जवाहर जी ये बताएं कि जो ये एसएमएस की बात कर रहे थे कि भाई किसान जो है फसल लेकर एसएमएस पे आएगा, तो किसान के साथ इतना भद्दा मजाक हो रहा है कि वो उसको मैसेज आता है 1 क्विंटल का, और ये मैं कह रहा हूं कि ये बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है। अब वो पता नहीं कौन कौन कटेगा। जिन लोगों को वास्तविकता ग्राउंड की नहीं पता, ग्राउंड स्थिति नहीं पता, आप किसान को कहते हैं कि जब हम मैसेज भेजेंगे तब आप लेके आइए। अरे भाई, किसान के पास इतनी क्षमता नहीं है कि भाई वो अपने अनाज को कहीं स्टोर कर सके। जो आप ये काला कानून लाए ना एसेंशियल कमोडिटीज का, जिसके अंदर स्टोरेज की व्यवस्था बढ़ा दी है, वो किसानों के लिए नहीं है, वो पूंजीपतियों के लिए है, जमाखोरों के लिए। किसान के पास 1 दिन का भी समय नहीं होता, जब उसकी फसल पक जाती है उसके पास इतनी क्षमता नहीं होती कि अपनी कटी हुई फसल को कहीं रख दे उसको। और ऊपर से मौसम की मार, अगर कहीं बारिश पड़ गई उसको ये भी भय रहता है कि मेरी पकी पकाई फसल पे पानी ना फिर जाए। तो इसलिए जो एसएमएस की व्यवस्था है ना, ये प्रैक्टिकली और जो मूल रूप से बिल्कुल बेकार है, ये वही लोग लागू कर सकते हैं जिनको जमीनी स्तर की हकीकत नहीं पता। और इसीलिए कहा गया कि बंदर के हाथ में उस तरह आ गया है। अब ये नहीं पता कौन कौन इससे कटेगा। ये जादौन साहब, क्या लगता है जो टेक्निक का यूज जो खट्टर सरकार कर रही है उसका फायदा किसानों को मिल पा रहा है, या जो केसरी साहब कह रहे हैं, कितना इत्तेफाक रख रहे हैं आप इन दोनों की बातों से? नहीं, देखिए, ये जो खुली बिक्री की व्यवस्था आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन सवाल यही है कि आशंकाएं हैं इसमें कि एमएसपी जारी रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि ये कांग्रेस ने मुद्दा अभी उठाया वो तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस ने पहले भी उठाया था। लेकिन प्रधानमंत्री ने तो बोला है ओपनली कि एमएसपी जारी रहेगा, जो व्यवस्था पहले से जारी हुआ था। नहीं, वो ठीक है, लेकिन पहले कांग्रेस ने एक सर्कुलर का हवाला दिया था कि एफसीआई को ये कहा गया है कि एमएसपी पर जो खरीद है उसमें कटौती की जाए जी। तो कांग्रेस ने मुद्दा उठाया था कि कटौती की बात आ रही है, तो एमएसपी पर जब कटौती होगी खरीद में तो किसान को पूरा लाभ नहीं मिल पाएगा और वो खुले मार्केट में चला जाएगा। खुले मार्केट में मजबूरन उसको घटे दामों पर अपनी फसल बेचनी होगी। एक शांता कुमार कमेटी की सिफारिशें भी थी कि एमएसपी पर खरीद कम की जाए, बंद की जाए। ये सारी बातें लेके आशंकाएं पैदा हुई हैं।
तो सरकार जो है, सरकार को देखना चाहिए कि क्या रास्ता है जिससे जो अभी तक जो आंदोलन चलते रहे हैं, इन आंदोलनों का जो है समाधान किस तरह से किया जा सकता है। वो बातचीत करके ये आंदोलन चलते रहे हैं और लगातार बयानबाजी के भी चलती रहे, बाल मुकुंद जी, उसके बजाय जो है बातचीत करके और ये फैसला करना चाहिए। ठीक है जादव साहब, ठीक है जी। मीडिया डिबेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा हमारा इस बात पर चला जाता है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि एमएसपी रहेगा जी। तो मैं भगवान से डर करके, मालिक से डर के ये कहता हूं, क्या प्रधानमंत्री हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे? वो इस दुनिया से भी रुखसत होगा, जो आया है उसको जाना है। ये तो कानून तो 100 साल के लिए, हजारों साल के लिए, जब तक मेरा देश आबाद है तब तक के लिए कानून बन गया। इसी हम उन प्रधानमंत्री की बात पे विश्वास कर लेते हैं, वो 2024 तक प्रधानमंत्री हैं। हो सकता है 2024 तक वो एमएसपी की गारंटी दे देंगे, कल वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। तो देखिए, ये बात कहना और एक कानून बनाना, इसमें जमीन आसमान का फर्क है जितेंद्र जी। और एक तो इंपोर्टेंट बात मैं कहना चाहता, फिर मेरा समय खत्म हो जाता है शायद। प्रदेश के गृह मंत्री एक धमकी देते हैं एक सांसद को, चुनिंदा सांसद को, कि उनको हरियाणा में घुसने नहीं दिया जाएगा। वो भूल जाते हैं कि उन्होंने संविधान की शपथ ली है कि बगैर भय और पक्षपात के, भय का मतलब वो किसी से डरेंगे नहीं, और पक्षपात वो रंग के आधार पर, भेद के आधार पर, धर्म के आधार पर। लेकिन इसका जवाब तो दे दिया ना जवाहर जी ने कि कोरोना की गाइडलाइन जो है, अगर इस तरह की स्थिति आएगी तो सरकार उस कदम को उठाएगी, वो नहीं घुसने देगी बाहरी लोगों को। देखिए मेरी बात सुनिए जी, वो जब आएगी स्थिति, प्रदेश के गृह मंत्री को अख्तियार है उस समय जो फैसला लेंगे वो माने। वो मेरे भी गृह मंत्री है, वो अनिल विज जी भूल जाते हैं कि वो केवल भी उनको ये दिखाई देता कि मैं बीजेपी का कार्यकर्ता हूं। बड़े आज शर्म की बात है, आज महात्मा गांधी जी की जयंती, आज उनको याद करें। आप उनके ट्विटर हैंडल देखिए, क्या अनिल विज जी का कोई ट्वीट आया उनके लिए? श्रद्धा सुमन अर्पित किए उन लोगों ने। ये मानसिक रूप से बीमार लोग हैं। ये तो काफी ट्वीट आ गए, सुबह सुबह प्रधानमंत्री का भी आ गया, गृह मंत्री का भी आ गया, सभी बड़े नेताओं के ट्वीट आ गए, आपकी पार्टी से भी आ गए। मैं ये कह रहा हूँ, अनिल विज जी ने ये कहा कि जब से महात्मा गांधी जी रुपए के ऊपर आए हैं, रुपए लेकिन बाल मुकुंद जी, आप ये कह रहे हैं कि इस सरकार ने कोई गारंटी नहीं है 2024 के बाद क्या होगा, लेकिन आपने खुद बोला कि आपकी सरकार ने लंबे समय तक शासन किया है, तो वो उन्होंने एमएसपी की गारंटी क्यों नहीं दी? उन्होंने कानून क्यों नहीं बनाया? कानून का क्या उन्होंने कानून बनाया? किसी कानून में जिक्र किया एमएसपी का? जितेंद्र जी, मैं ये कहता हूँ, जो ये 3 कानून बनाए, एमएसपी का कहीं जिक्र था? किस कानून में था? चलिए बताइए। आज तक जो एमएसपी, क्या अरविंद जी, क्या किसी कानून में जिक्र हुआ एमएसपी का? वो जो ठीक है, मैं अरविंद जी से भी पूछ लेता हूँ। अरविंद जी, कांग्रेस का लागू हुआ है जी, हरित क्रांति हम लेके आए, सफेद क्रांति हम लेके आए, लेकिन एमएसपी का जिक्र कहीं किसी कानून में नहीं किया आपकी सरकार ने। जी अरविंद जी, कांग्रेस ने दिया है। ठीक है, अरविंद जी को सुन लेते हैं। ठीक है बाल मुकुंद जी, समय कम है जी। नहीं, आपने शर्मा जी बहुत अच्छी बात की है कि एमएसपी का जिक्र अब तक किसी कानून में नहीं था। ये जवाब दें, इन्होंने कौन से कानून में जिक्र किया उसका? देखो, लंबे समय तक शासन का रहा, बार-बार आप दुहाई देते हो, लंबे समय तक सरकार आपकी रही। ये इमरजेंसी की बात करते हैं कि इमरजेंसी अघोषित इमरजेंसी है। ये भाई साहब इमरजेंसी भूल गए क्या? 1975 में क्या थी इमरजेंसी? इन्होंने भी इमरजेंसी की बात की है। और ये जो यात्रा की जो बात करते हैं, ये क्या चाहते हैं? हरियाणा प्रदेश की शांति भंग करना चाहते हैं? हरियाणा प्रदेश के लोगों को कोरोना करना चाहते हैं क्या? सिर्फ 100 लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रम में आने की अनुमति है क्या? सिर्फ 100 ही लोग उसमें यात्रा में शामिल होंगे? तो ये सिर्फ एक भद्दा मजाक है। ये अपने राजनीति करने के लिए, ये अपनी खोई हुई राजनीति हो सकती है। बाल मुकुंद जी, आपके आने से पहले मेरी अमनदीप जी से बात हो रही थी, उनसे जब मैंने प्रश्न किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि किसानों के आंदोलन का समर्थन करते हैं, लेकिन कोरोना की जो गाइडलाइन है उनको भी वो फॉलो करेंगे राजनीतिक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते। तो क्या हम किसानों की आवाज ना उठाएं? बिल्कुल, लेकिन कोरोना की गाइडलाइन के थ्रू उठाइए ना, उनको फॉलो करते उठाइए। आज इतने सारे वैकल्पिक व्यवस्था हैं। अमनदीप जो वो भी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने भी इस बात को कहा। कांग्रेस का संघर्ष का इतिहास है, कोरोना कांग्रेस को नहीं डरा पाएगा, ये बीजेपी कांग्रेस को नहीं डरा पाएगी। अमनदीप जी, कोरोना कांग्रेस को नहीं डरा पाएगा, क्या इनेलो डर रही है क्या? मतलब किसी गाइडलाइन का फॉलो करना डरना नहीं होता अमनदीप जी? ठीक है, ये क्या कहना चाहते हैं? वो मानने के लिए हम तैयार हैं। ये इतनी बड़ी आपदा, जो पूरी एक वैश्विक बीमारी आई है, ये उसका मजाक उड़ा रहे हैं। ये लोगों की जान खतरे में डालना चाहते हैं। कांग्रेस आप आइए ना कोरोना से नहीं डरती। आइए ना सड़कों पर, आप कांग्रेस के मुकाबले सड़कों पे आइए। आप सरकार को मोरा क्यों बना रहे हैं? आप आइए, भाजपा आए, बीजेपी आए, हमारे सामने आए, राउत जी आए। ठीक है अमनदीप जी, कम समय, जल्दी अपनी बात रखिए। क्या आप लोग डर रहे हैं? कांग्रेस तो नहीं डर रही कोरोना से?
उसका जवाब ये है कि जब गेहूं की उपज आई थी, गेहूं की फसल आई थी कोरोना काल के समय, और जिम्मेदारों की जो उपज है वो मंडियों में रूल रही थी, तो केवल एक ही नेता कोरोना के भय को दूर करके चौधरी अभय सिंह चौटाला किसानों के बीच में आया था। और दूसरी जो बड़ी बात है, ये तो मेरा जवाब है कि हम डरते हैं या नहीं डरते। और दूसरी जो बड़ी बात है कि किसानों की जो एक मांग है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, जितेंद्र जी न्यूनतम शब्द पे ध्यान दीजिएगा, वो न्यूनतम मांग रहे हैं, अधिकतम नहीं जी। क्या न्यूनतम का भी उनका अधिकार नहीं इस देश के अंदर? केवल न्यूनतम मांग रहे हैं, कम से कम, अधिकतम नहीं मांग रहे। वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग है, अधिकतम की नहीं है। वो किसानों की जायज मांग है। इंडियन नेशनल लोकदल, ये ठीक है, ये दोनों पार्टियां, कांग्रेस सांपनाथ है तो भाजपा नागनाथ है। इन दोनों की लड़ाई के अंदर किसानों की जायज मांग को नहीं दबाना चाहिए, उनकी मांग लेकिन गारंटी भी नहीं मिल रही अरविंद जी, गारंटी भी तो रहनी चाहिए। मना कौन कर रहा है देने से एमएसपी? लेकिन गारंटी भी तो नहीं दे रहे ना, तो वो तो मांग करेंगे, उनका काम है मांग करना। अपोजिशन क्या करेगा? जी जवाहर जी, ठीक है जवाहर जी, जिन पर विश्वास करती थी दुनिया, देखिए तो विश्वास, मैं तो फिर कह रहा हूँ, मेरे सामने इनेलो के सरकार के आंकड़े ले लीजिए, हुड्डा साहब के, अगर हमने अधिकतम एमएसपी पर अगर खरीद हम कर रहे हैं सबसे ज्यादा, और हमसे ये गारंटी मांग रहे हैं जी, सबसे ज्यादा जो रिकॉर्ड है, आंकड़े बताते हैं कि इनसे 4 गुना हमने खरीद की एमएसपी पर। ये हमसे पूछ रहे जी एमएसपी पर खरीद कैसे करेंगे? हर एक खेत का पंजीकरण है, हर एक किले का पंजीकरण है, उसमें एक मिनट अपनी बात कर लेता हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं, बीच में उसके नहीं है। हम सबसे ज्यादा एमएसपी पर खरीद हम कर रहे हैं, और जिन्होंने खरीद नहीं की वो हमसे पूछ रहे हैं जी एमएसपी की गारंटी दीजिए। सर एमएसपी से अगर नीचे बिकेगा, अगर कहीं, तो व्यक्ति मंडी में आएगा, क्यों जाएगा बाहर? बाहर वो तभी जाएगा जब एमएसपी से ज्यादा मिलेगा। इसलिए भ्रम फैलाना बंद कीजिए। कांग्रेस किसान विरोधी आज तक रही है। ठीक है, समय खत्म हो चुका है। आप सब लोग इस चर्चा में जुड़े, इस बड़ी बहस में जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना एक ऐसी बीमारी है जो ना पक्ष देखेगी, ना विपक्ष देखेगी, ना किसान देखेगी, ना नेता देखेगी। इससे दूरी बनाकर रखें, इससे जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसका फॉलो करें। यही इंडिया न्यूज हरियाणा की अपील है आप सभी से। राजनीति करें लेकिन किसानों के जीवन के साथ खिलवाड़ करके नहीं, उनको अपने साथ लाकर उनके जीवन की, उनके परिवार की चिंता करके राजनीति करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिलहाल इस बड़ी बहस में इतना ही।